नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ हैं आदरणीय अशोक श्रीवास्तव सर। आप लोगों ने सैकड़ों मेल किए मैं जानता हूँ और ये कहा कि सर 2 टूक का क्या है, ट्विटर पर भी उत्तर नहीं दे रहे हैं अशोक सर, यहाँ तक कि एक्टिव नहीं है ट्विटर पर। एफआईआर हुआ है सर, कैसे हैं सर? आप तो सर जानते हैं सर, बता दीजिए सर। तो मैंने निर्णय लिया कि काँवड़ यात्रा के पहले कम से कम जाने से पहले मैं अशोक सर को ही बुलाऊँ और पूछूँ सर सब चीज़ ठीक है सर, प्रणाम, नमस्कार। कब आ रहे हैं गुरुजी, कब आ रहे हैं? नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जो आपके दर्शक हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो आपसे लगातार सवाल पूछ रहे थे, मुझसे सवाल पूछ रहे थे और वो इस पशोपेश में थे कि अशोक श्रीवास्तव कहाँ चले गए? ट्विटर पर नहीं है, टीवी पे नहीं है, सोशल मीडिया में कहीं नहीं है, कहाँ चले गए? उन सब का जो प्यार है, उन सब का जो स्नेह है, उसका मैं दिल से जो है आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये खुद भी मानता हूँ कि ये जो समय गायब रहा, जो मैं नहीं था, उस बीच मुझे इस बात का वास्तव में एहसास हुआ है कि लोग कितना प्यार देते हैं। और वो प्यार अशोक श्रीवास्तव के लिए नहीं है, वो प्यार अशोक श्रीवास्तव के काम के लिए है। इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, समाज के लिए जो व्यक्ति बोलता है, लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, लोग उसको ताकत देते हैं। तो मेरी ताकत भी वही है और इसीलिए और आप भी अब क्योंकि कावड़ पे जाने वाले हैं, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। महादेव आपका संकल्प आपको शक्ति दे, संकल्प पूरा करें। तो जहाँ तक आने की बात है, अब मैं सोशल मीडिया पे तो आ चुका हूँ। मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मैंने कुछ ट्वीट करे हैं और जी। यूट्यूब पर भी मैंने कुछ वीडियो बना के डाले हैं और अब सिर्फ टीवी पे आना बाकी है। तो वो इंतज़ार की घड़ियाँ भी जल्दी खत्म होंगी और मैं करीब-करीब अगले सोमवार से यानी 21 तारीख से 2 टूक को नए कलेवर लेकिन पुराने तेवरों के साथ एक बार फिर से हम वापस लौट रहे हैं। तो 21 तारीख याद रखिए। समय बदला है लेकिन तेवर वही है। समय बदला है, रात 9 से 10 पहले आता था, लेकिन अब रात 10 से 11 आएगा। थोड़ा-सा मैं आपको और रात को जगाऊँगा, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो अच्छा भी लगेगा क्योंकि सोने से पहले आखिरी डोज़ जो है आपको, वो 2 टूक की मिलेगी। अ, अशोक सर एक नेता आए देश में, उन्होंने बोला हम मोहब्बत की दुकान खोल लेते हैं और मोहब्बत की दुकान पे सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैं थोड़ा शेरो-शायरी आप जानते हैं करता हूँ, गज़ल-वज़ल गाता हूँ। मतलब उस दुकान पे सर पत्थर के अलावा मुझे कुछ दिखा नहीं सर। पहले मैंने सोचा था कि ये पंजाब तक बीमारी सीमित है। एक पत्रकार ने शीश महल के बारे में खोला, एससी-एसटी एक्ट तक लगाया गया। ये हमने देखा, वो ठीक है, महिला पत्रकार थी किसी और चैनल से, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है। मकसद ये है हुँ, कि मतलब सच के आवाज को तो गला दबा के नहीं, बिल्कुल दफनाया जा रहा है प्रॉपरली। इस प्रकार से अच्छा अटैक, लोन वुल्फ अटैक हो रहा है सर। 1-2 लोगों को चेरी पिक किया जा रहा है। ओके, अशोक श्रीवास्तव सर हैं, प्रखर सर हैं, ओके, ये इन दोनों ने हमारा पोल खोलना शुरू किया है। इन दोनों के ऊपर 6-6, 8-8 सौ ट्रोल ट्विटर पर भेजो। पहले इसके पहले ये ट्वीट करे तुम नीचे गाली टाइप करके रखो हुँ। और अ, मतलब लैंग्वेज का कोई बार नहीं है। सर ये कौन-सा मोहब्बत है सर? मतलब डेफिनिशन बदल गया है क्या देश में मोहब्बत का? ये यही मोहब्बत है, जहाँ मोहब्बत की दुकान है लेकिन नफ़रत का सामान है। तो कई बार अभी आप काँवड़ पे जाने वाले हैं, तो काँवड़ में भी एक पिछले 2-3 सालों से चल रहा है ना कि लिखा रहेगा शुद्ध वैष्णव ढाबा, लेकिन अंदर जो है बनाने वाले और दुकान चलाने वाले वो जो हैं, वो मीट मछली सब खाते हैं और कभी-कभी खाने में मूत्र मिलाते हैं, लेकिन बाहर लिखा रहेगा शुद्ध वैष्णव ढाबा। तो कुछ-कुछ उसी तरह के जो कालनेमी भी आजकल पकड़े जा रहे हैं उत्तराखंड में। तो कुछ-कुछ इसी तरह से ये दुकान भी कालनेमी दुकान है, जहाँ पर बोर्ड तो लगा है मोहब्बत का, लेकिन अंदर क्या है? अंदर देखिए पत्रकारों के लिए एफआईआर है, ट्रोलर हैं, गालियाँ हैं और गालियाँ सिर्फ पत्रकारों का वो सब नहीं, आप देखिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता और मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में दो टूक में जो पिछले दिनों जो भी विवाद हुआ, जो भी एफआईआर हुई, मेरे खिलाफ 3 महीने में 2.5 से 3 महीने में 21 एफआईआर की गई, 21 एफआईआर। आप सोचिए अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग थानों में। तो ये कौन-सी मोहब्बत की दुकान है? आपको अगर मेरे किसी फैक्ट से आपको परेशानी, आपको लगता है कि ये फैक्ट अशोक श्रीवास्तव ने गलत किया, तो आप उस फैक्ट को चैलेंज करो। आप मुझ पे वहीं मानहानि काउंटर का कर दीजिए। मुकदमा प्रोग्राम हाँ, नहीं, नहीं आप प्रोग्राम में ही काउंटर कर दीजिए।
नहीं, हाँ, प्रोग्राम में तो काउंटर करिए, उसमें तो आपको बिल्कुल स्वागत है आपका, आइए ना, स्वागत कीजिए। उसके बाद आप, लेकिन जब मैंने कुछ चीज़ें एक्सपोज़ करना शुरू किया, तो कांग्रेस के ऊपर से लेकर नीचे तक जितने कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, वो मोहब्बत की दुकान का सामान, जो नफ़रत भरा सामान था, वो मुझे बाँटने लगे, वो मुझे डिलीवरी करने लगे। होम डिलीवरी हो रही थी मेरी। पोर्टर लगा दिए थे कांग्रेस ने, वो पोर्टर कौन थे? वो जयराम रमेश थे। वो पोर्टर कौन थे? वो सुप्रिया श्रीनेत थी, वो पवन खेड़ा थे। तो कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं था जिसने जो है मेरा नाम, कुछ ने नाम लिखा, कुछ ने बिना नाम लिखे, और मुझे भर भर के गालियां कि ये ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है, इसको हम ये कर देंगे, जेल में पहुंचा देंगे। तो भाई, ये अगर मोहब्बत की दुकान है तो फिर ये कैसी मोहब्बत है? और ये अकेला मैं और प्रखर, हम अकेले शिकार नहीं है। हमें पकड़ने के लिए जो है पुलिस कर्नाटक से आ गई, तो हम दोनों अकेले शिकार नहीं है। मैंने देखा अभी 2 हफ्ते पहले बाकायदा जो है तेलंगाना में, अब तेलंगाना में किसकी सरकार है वो भी आपको पता होगा। तेलंगाना जी। में जो है, वहां पर एक व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ कोई ट्वीट रीट्वीट कर दिया था। रीट्वीट कर दिया था उसने किसी का ट्वीट, अब उसको जो है घर से घसीट कर, उसके परिवार के सामने उसको बेइज्जती करके घर से घसीट कर ले गए। ये मतलब आपको इतनी भी सहिष्णुता आप में नहीं है कि कोई अगर ट्वीट रीट्वीट कर रहा है तो आप उसको, और फिर आप सोचिए ना, मैं दोनों दोनों तरफ रख देता हूँ। एक तरफ आप देखिए नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी गालियां पड़ी, कितना लोगों ने लिखा, कितना ट्रोल किया, कितनी गालियां दी। तो उस आदमी ने तो, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि भाई इस पत्रकार को उठा लो, उस पत्रकार को उठा लो। मेरी आखिरी किताब अब तक आई थी, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, मैंने बाकायदा जी। उसमें ऐसे ट्वीट, पत्रकारों के उन ट्वीट्स का हवाला दिया है, उनके स्क्रीनशॉट लगाए हैं। एक महिला पत्रकार, जब अमित शाह बीमार होते हैं तो वो ट्वीट करके कहती है, आई एम फीलिंग एक्साइटेड। एक हम्म। पत्रकार ये लिखता है कि नरेंद्र मोदी मर क्यों नहीं जाते। एक पत्रकार जो है, नरेंद्र मोदी जब बोटिंग कर रहे हैं, काशी में जो है, गंगा में बोटिंग कर रहे हैं, तो एक पत्रकार ट्वीट करता है कि कितना मजा है, ये बोट जो है डूब जाए। अब आप सोचिए, गाली गलौज प्रधानमंत्री की मां के लिए, उनके पिताजी के लिए, उनके परिवार के लिए किस किस तरह की अभद्र टिप्पणियां, गालियां नहीं दी गई। लेकिन अगर अगर वो उस आदमी ने उसको देखा भी नहीं, वो सहिष्णुता है ना, कि ठीक है, मैं अगर हूँ सार्वजनिक लाइफ में, तो मेरे प्रशंसक भी हैं, उनके दुनिया में वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, तो उनके प्रशंसक भी हैं, उनके शत्रु भी हैं, उनको लोग गाली भी देते हैं। तो आप अगर सार्वजनिक जीवन में उसके लिए तैयार रहिए। और आपने कहा ना ट्रोल, ये मुझे भी पहले बड़ा गलत, खराब लगता था कि नीचे लोग गाली दे देते हैं, ये वो करके कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन फिर भी उसमें कहीं कुछ आलोचना होती थी, तो अपना मन सोचता था कि हाँ यार, इसने लिखा है, इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। लेकिन अब तो जो है ट्रोलर, आपने कहा, वो ट्रोल आर्मी, मोहब्बत की दुकान की ट्रोल आर्मी तैयार बैठी है। आप कुछ लिखते हैं और उसके बाद तुरंत जो है उसको, जो है उसके नीचे, बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब ट्वीट इससे पहले कि डिलीवर हो, तुरंत विद इन सेकंड्स जो है नीचे गालियां, नीचे अलग अलग तरह से वो कमेंट, दलाल, ये वो करके। कौन लोग हैं ये? और ऐसे मैंने कई लोग इतनी देखे। कुछ लोग को डेडिकेट किया गया है कि हाँ, ओके, आप बिल्कुल। लोगों की 800 लोगों की टीम है, ये प्रखर श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव पे डेडिकेटेड हो जाओ। ये खैर मुझसे तो नहीं लगते, आप तो जानते हैं मैं थोड़ा सा अलग तरह का बिहारी हूँ, मैं फर्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ, मैं हाँ, तो अम्मा बहन तक उतर जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, मुझसे मिल हुँ, लो, हुँ। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक नया टैक्टिक्स है कि गाली दे के दबाएंगे, नहीं दबोगे तो एफआईआर कराएंगे, इसी कारण कांग्रेस वोट आउट भी हुई थी। मुझे याद है, ऐसा नहीं कि बहुत ड्रीम वाला, हालांकि उस वक्त तो अलग तरह की मीडिया भी थी, वो राष्ट्रपति भवन में सेलिब्रेशन वाली, लेकिन हुँ, उस वक्त भी मीडिया के अंदर इतनी औकात नहीं थी कि कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ बोल सके, चू भी बोल सके। एक आध ने हुँ, गलती से कार्टून बना दिया था तो लतिया दिए गए थे। रामदेव बाबा को आपने देखा ही, हमने देखा ही सबने, किस प्रकार से रामलीला मैदान तक, तो इसी बिल्कुल। असहिष्णुता के कारण भगाए गए थे। अभी 3 स्टेट में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में। अब ये नया लेकर के आ रहे हैं, बोले कि भाई एक काम करो, रोहित वेमुला ऐड करो और इसमें मुसलमानों को भी लेके आओ हुँ, कि ये, हुँ, तो इस प्रकार से अब ये अलग पॉलिटिक्स है कि तुमको किसी भी तरह से शैक्षणिक संस्थानों में भी पढ़ने नहीं देंगे। वो जिसको हुँ। कहते हैं ना कि आई विल पूरी तरह से तुमको बर्बाद कर दूंगा न, अगर ये नफरत की राजनीति नहीं है तो सर क्या है फिर सर? ये बिल्कुल नफ़रत की राजनीति है। और इससे पहले मैं इस पर आऊँ, एक छोटा-सा विषय मैं आपको, जो पत्रकारों की आपने बात की पहले की, डॉक्टर संजय बारू प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे।
और जब वो प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार थे तो उस उन्होंने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि एक बार एनडीटीवी तो देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गोदी मीडिया रहा है, जो है जब तक प्रणव राय उसको संभाल रहे थे, तो किस तरह से वो सरकार की कांग्रेस की गोदी में बैठा हुआ था, वो हम सबको पता है। तो उस समय जो है डॉक्टर संजय बालू ने अपनी किताब में लिखा कि एक दिन जो है प्रणव राय ने बताया कि प्रणव राय ने एनडीटीवी पे कुछ खबर चली गई और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फ़ोन उठा करके जो है प्रणव राय को झाड़ लगाई कि ये खबर कि कोई खबर चलने पर। और उसके बाद जो है प्रणव राय ने कहा उनका स्टेटमेंट है प्रणव राय का कि मुझे इस तरह से पीएम ने डांटा जैसे वो प्रिंसिपल है और मैं कोई स्टूडेंट हूँ। तो आप ये सोचिए कि ये लोग जो कहते हैं कि मीडिया जो है तो मीडिया को लेकर के और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी तो फिर भी बहुत सज्जन आदमी थे, उन्होंने गुस्सा क्यों किया मुझे पूरा डिटेल नहीं पता। लेकिन उनका गुस्सा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बाकी जो कांग्रेस के नेता जिनके मन में ये गुस्सा है कि हम तो राज परिवार के लोग हैं और कुछ लोगों को लगता है हम राज परिवार के दरबारी हैं, हम राज परिवार के जो हैं चाकर हैं, तो वो लोग तो उस तरह से बात करते हैं जैसे हम राजकुमार के लिए और बाकी तो जनता जो है वो बिल्कुल जो है तुच्छ प्राणी है। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये बाँटने वाली, देखिए ये इस देश में पॉलिटिकल पार्टियाँ तो अपने वोट बैंक की राजनीति करती हैं। यहाँ मैं कहूँगा इस देश के हिंदुओं को समझना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, कर्नाटक में जो रोहित वेमुला वाला जो पूरा लॉ आ रहा है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि जो जनरल कैटेगरी का हिंदू है, उसको तो कॉलेज में जाने पर भी 10 बार सोचना पड़ेगा। कि भई हम कॉलेज में एडमिशन लेके नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आज जो है क्योंकि हर आदमी सोशल मीडिया पर है, हर आदमी अपने विचार व्यक्त करता है। मान लीजिए कि वहाँ पर कॉलेज के अंदर कोई एक ग्रुप तैयार हो जाता है कि भैया हमको निपटा और वो ग्रुप कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस का पेड ग्रुप हो सकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो एनएसयूआई सकते हैं, हो कांग्रेस सकता के है, कुछ एसएफआई भी हो हो सकते हैं। सकता है। हाँ, एनएसयूआई हो सकता है, एसएफ मान लीजिए उन्होंने ग्रुप बना लिया कि भैया खत्म करेंगे अब इनको, इनको नहीं चलने देंगे। और मैं वहाँ पे या मेरा बेटा या आपका मित्र मेरा कोई जानने वाला है, किसी का भी है और पता चल गया कि भैया ये सीधे-सीधे जो है, ये व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पे ये फलाना-फलाना ये आरएसएस की तारीफ करता है। ये आरएसएस का बैकग्राउंड है इसका, इसका संघ का बैकग्राउंड है, इसका जो है इस तरह का बैकग्राउंड है, इसका ये मोदी का फैन है। तो वो तो 2 मिनट में टारगेट करके उसको गिरा देंगे। 2 मिनट नहीं बिल्कुल, लगेंगे, कह देंगे क्योंकि उसमें प्रमाण तो देना नहीं। 2 मिनट में कुछ जाकर नहीं है। कहना है कि भैया इसने जो है अपमान किया और उसके बाद जो है आप केस अंदर चले जाएँगे, 1 लाख रुपए जुर्माना लग जाएगा। जब तक आप जो है केस लड़ेंगे, तब तक तो आपकी मतलब पढ़ाई जो है 4 साल पीछे हो जाएगी और अगर केस का ठप्पा आप लग गया पढ़ने गए हैं, केस थोड़ी ना लड़ने गए हैं। एक हाँ, स्टूडेंट तो और पढ़ने जाता है। आप लड़ते रहिए, केस लड़ते रहिए और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जो नौकरी सोच रहे हैं क्योंकि आपके बाकायदा आपके कैरेक्टर उसमें आ जाएगा कि आप 2 साल, 3 साल जेल में रहे और आपने ये किया था। तो आप सोचिए उसका स्टूडेंट का तो मैं सचमुच ये बहुत भयावह स्थिति है कि भैया ये तो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जो है उसको कॉलेज में जाने पे हिंदुओं को अब कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने में भी बड़ी दिक्कत है और ये ये शिक्षा पहला छीनने केस का अधिकार है। मतलब ये शिक्षा पहला छीना केस जाता नहीं है। हाँ, ये पहला केस नहीं है। इसके पहले जो कम्युनल वायलेंस बिल आ रहा था जब यूपीए की सरकार थी, वो भी तो यही था ना। उसमें भी है। हाँ, सेम पैटर्न देखिए, सेम पैटर्न है। उस कम्युनल वायलेंस बिल में इन्होंने सीधा-सीधा ये कर दिया था कि भैया अगर कोई भी दंगा होता है, तो भले ही वो दंगा जो है तस्लीमुद्दीन ने शुरू किया हो, तस्लीमुद्दीन ने मारा हो, लेकिन छूटते ही उसके लिए पहले हिंदू को दोषी माना जाएगा। और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। कोई बलात्कार हो जाता है किसी का तो हिंदू को दोषी माना जाएगा, कोई प्रमाण नहीं देने। तो ये जो सोच है ना, ये अपने आप में बहुत और अभी एससी-एसटी एक्ट है ना देश में, वो अपने आप में बहुत आप कह लीजिए कुछ लोग उसको ड्रैकोनियन कहते हैं, कुछ लोग उसको कड़ा कहते हैं, कुछ भी कहें। वो अपने आप में है, उसके बाद आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ी तो इसके पीछे सोच आपकी बड़ी भयंकर है। क्या ये हिंदुओं से नफ़रत है कि आप हिंदुओं को किसी भी तरह से बाँटना चाहते हैं, किसी भी तरह से उनको ख़त्म करना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें हैं जो हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि मतलब ये जो कुछ कांग्रेस कर रही है, वो हिंदुओं के लिए बहुत घातक है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस को हो क्या गया है? इतना ज़्यादा एंटी हिंदू आप इस देश में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपका जो दुर्गति हो रही है इलेक्शंस में, हर इलेक्शन बाय इलेक्शन हार रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर आप 100 से ज़्यादा इलेक्शन करीब हार गए हैं,
तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बड़ा कारण ये है, कांग्रेस जो है इतनी एक्सट्रीम लेफ्ट हो चुकी है, इतनी एक्सट्रीम हिंदू हो चुकी है, इतनी प्रो मुस्लिम और प्रो जो है तुष्टीकरण की नीति पे, उसके कारण लोग ये समझ रहे हैं और उसके कारण कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस में क्यों किसी की भी आंखें नहीं खुल रही हैं? जिसकी आंखें खुल रही हैं वो या तो ठिकाने लगा दिया जाता है, उसको कांग्रेस छोड़ना पड़ता है। जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णन थे, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्होंने राम मंदिर जाने की बात करी। इसी तरह से राधिका खेड़ा, उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या गई, उसके बाद मुझे निकलना पड़ा पार्टी छोड़ करके। तो ये इतना एक्सट्रीम कांग्रेस बलवंत किस रास्ते पर? हाँ, वो राजवल्लभ हैं, वो उनको हाँ, छोड़ दिया। गौरव गौरव वल्लभ जी। वल्लभ, हाँ, हाँ, गौरव वल्लभ हैं। गौरव वल्लभ ने कहा गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं इतना, मेरे साथ एक दिन चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मेरी छोटी-सी बेटी ने मुझसे मासूम सवाल पूछे कि पापा आप राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हो? तो बोले मैं अंदर तक हिल गया। तो आप सोचिए हाँ, इस तरह की चीज़ें हो रही, इतना नफ़रत हिंदुओं को लेकर कहाँ ले जाएगी आप? दर्शकों एक बात कहूँ, 1947 में ये देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन कांग्रेस की गुलामी वाली जो मानसिकता है और जिस प्रकार से वो दबाती है इवन अपने ओन कैडर को, नहीं नहीं तुम नहीं लिख सकते अपने टाइमलाइन पे जय श्री राम, ये गुलामी ही है। अगर आप देखें कांग्रेसी बिल्कुल। होकर के अब अपने आराध्य की पूजा नहीं कर पा रहे, एक कांग्रेसी हैं, मानते हैं भगवान राम को, लेकिन सामने राहुल गांधी पड़ जाए तो उन्हें राम राम राहुल जी नहीं बोल सकते। हुँ, ये गुलामी है गुरु। और मतलब हुँ। उसके बाद भी ये लोग इस प्रकार के, चूंकि सर आपने तस्लीमुद्दीन का नाम ले लिया तो चलने से पहले थोड़ी सी, आप दो बिहारी है हम लोग, थोड़ा बिहार का चुनाव आ रहा है, चर्चा नहीं करूंगा तो अधूरा रह जाएगा। सर तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि एक नया बिहार बनाएंगे सर। चुटकुला हुँ। अच्छा लगा या बुरा लगा सर? नहीं, नया बिहार तो बनाना चाहते हैं। शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन के सपनों का बिहार, वो यही तो बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस हाँ, समय तो ओसामा यही के होता था। ओसामा को लेके आए हैं, हाँ, शहाबुद्दीन के बेटे आजकल मंच पे बैठने लगे। ओसामा नाम रखा है सर शहाबुद्दीन ने अपने बेटे का सर। बताइए ये तो बताओ, तो इसका मतलब तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन और ओसामा इसके सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं। आप सोचिए ना, इसके सपनों का बिहार क्या था? तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन की कहानियाँ लोग अभी भूल गए होंगे, लेकिन उनको याद दिलाना चाहिए। कैसे चंदा हाँ, बाबू के बेटों को जो है कितनी बेदर्दी से मारा था। ये शहाबुद्दीन था ना, जिसने हाँ, चंदा हाँ, बाबू के बेटों को इस बेदर्दी से मारा। 2 बेटों को पहले मारा, उनको उनके उनके शरीर को मतलब खाल उनकी तेजाब। पूरी निचोड़ दी, तेजाब फेंका, टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके बाद जो एकमात्र उनका बेटा बचा था, जो गवाह था, बाद में उसको हुँ, भी जो है मार करके फेंक दिया। आप सोचिए, एक एक बूढ़ा पिता 3-3 अपने बेटों की अर्थी को कंधा दे रहा है, और वो भी अर्थी भी कैसी है जिसमें उनकी सुरक्षित पूरा उनका शव भी पूरी तरह से नहीं है। ये शहाबुद्दीन था। क्या इस तरह के सपनों का आप बनाना चाहते हैं? जय शहाबुद्दीन की जय बोल रहे हैं, तस्लीमुद्दीन की जय बोल रहे हैं, जबकि ये वही शहाबुद्दीन है, जब इसके कारनामे उजागर हुए तो लालू यादव जो है पूछने नहीं गए थे, जब इसकी मौत हुई थी शहाबुद्दीन की। तब इसको पूछने नहीं गए थे लालू यादव, पूरा परिवार नहीं गया था। लेकिन आज अचानक तस्लीमुद्दीन की जय, शहाबुद्दीन की जय, क्यों भाई? आपको कुछ नहीं सूझ रहा इसके अलावा? तो ये अपने आप में बड़ा घातक संकेत है कि बिहार को किस रास्ते ले जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, अगर नई सोच के साथ आते तो समझ में आता। जब वो पिछली बार आए थे तो उन्होंने नौकरियों की बात की, तो चलो एक बार समझ में आता है कि चलो भई आप नौकरियों की बात कर, रोज़गार की। आज तो आप तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन की बात कर रहे हो, ओसामा को बगल में बैठा रहे हो। तो फिर आप समझ लीजिए कैसा सपनों का बिहार होगा। ऐसा नहीं है सर कि उनमें कोई सुधार हुआ था। रीतलाल यादव को दानापुर से टिकट दिया था, उस समय भी कमाई हुँ, दवाई पढ़ाई की बात करना और बात है। राबड़ी देवी का स्टेटमेंट है राजवल्लभ यादव के बारे में कि यादव है इसलिए रेप केस में फंसा दिया गया। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि एक नाबालिग बच्ची जिसे दरवाजे से खींच के राजवल्लभ के बिस्तर में ले गया गया, उस पर कोर्ट ने, न्यायपालिका ने सजा दी है। कन्विक्टेड हुँ, है, कोई ऐसा नहीं है। और उनके सपोर्ट में ऐसे बोला जाता है तो वो तो कहने की बात नहीं है सर। लेकिन क्या फाइनली सर, जैसे हम हर परिवार में देखते हैं, हमने समाजवादी पार्टी में देखा 1984 में मेनका गांधी जी निकाली गई घर से, स्टालिन वाले के परिवार में भी हमने देखा है। तो हर परिवार में जैसे ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप की जो पार्टी होती है, हमने देखा है कि अब भले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक हो गए हों, लेकिन हमने
मैं देखा ये सब। वो सर राजद में भी होता हुआ दिख रहा है सर। कैसे देखते हैं सर? फाइनली अंततोगत्वा विभाजन के कगार पे पहुँचेंगे। बागी तेवर तो शुरू हो ही गए हैं। हाँ, लेकिन तेज प्रताप इतना साहस या इतना दुस्साहस कर पाएँगे, वो मुझे थोड़ा डाउट हाँ, लगता है। डाउटफुल। जब तक कि परिवार के अंदर और लोग उनके सपोर्ट में ना हो। अब आपको याद होगा आजकल वो दामाद खूब करते हैं तेजस्वी हुँ, यादव। क्या दामाद के कि दामाद का क्या वो बोलते हैं, कोई एक शब्द बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ, दामाद को लेकर मेहमान, बोलते हैं। मेहमान, हैं? मेहमान। हाँ, तो नहीं, मेहमान नहीं दामाद, वो कहते हैं कि दामाद का वो चल अच्छा, रहा अच्छा हाँ, है ना? हाँ, हाँ, दामाद तो राज जो इनके ऊपर हो रहा है मतलब हाँ, चिराग पासवान के और हाँ, जीतन राम मांझी हाँ। वाले। हाँ, तो उसमें एक बिहार के पत्रकार थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दरअसल तेजस्वी यादव जो दामाद कर रहे हैं, ये अपने घर के दामाद की तरफ इनका इशारा ज़्यादा है, क्योंकि उनके घर में कितने दामाद हैं, वो सोचिए। और दरअसल हाँ, ये खबरें आ रही हैं कि उनके जो दामाद हैं, अब एक तरफ तेजस्वी है, एक तरफ उनके घर में जितने दामाद हैं, वो सब हुँ, राजनीति में कहीं न कहीं जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। उनकी हुँ। एक बेटी तो राज्यसभा में है ही और भी लोग जो हैं आना अब परिवार में जिस परिवार ने शुरू से ही देखा हो कि भैया सत्ता की ताकत क्या होती है, उसमें हर बच्चा चाहेगा कि भई सिर्फ तेज प्रताप और तेजस्वी क्यों हो? सिर्फ मीसा हुँ, क्यों हो? हर बच्चा और हर दामाद चाहेगा कि भैया मैं हुँ, भी बैठी गंगा में हाथ धो लूँ। तो वो सब जो है सत्ता के अंदर अपनी भागीदारी चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जब तेजस्वी यादव दामाद की तरफ कहते हैं तो उनका इशारा अपने दामादों की तरफ होता है। वो दामादों से बिहार को नहीं अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और इनमें से अगर दामाद या कोई बेटी तेज प्रताप के साथ आती है, तो मुझे लगता है असली लड़ाई होगी। लेकिन अभी जो है लोग इस चुनाव तक नहीं, लेकिन इस चुनाव के बाद मेरा मानना है इस चुनाव तक तो सब चुप मार के बैठेंगे। लेकिन इस चुनाव के बाद अगर तेज प्रताप जो है, तेजस्वी यादव जो है, वो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाते, तो मुझे लगता है कि जो है परिवार के अंदर एक और जो है वो दिख सकता है। जो है सत्ता की लड़ाई परिवार में दिख सकती है। वो चुनाव के बाद हमें देखना होगा। मतलब अगर तेजस्वी यादव बिहार चुनाव हार जाते हैं, जी, तब जाकर के असली राजद की कहानी शुरू होगी और हमको देखना होगा कि बिल्कुल, राजद कहाँ जाके पहुँचती है। बिल्कुल। दर्शकों, जाने से पहले एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, अशोक सर का ही वीडियो और आज मैंने कोट करके उस पे कुछ लिखा है। मेरा अपना स्टाइल है, आ रहे हैं फिर से गुलामों की रिलाई होगी, वो मेरा थोड़ा अपना स्टाइल है, लेकिन मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ फिर से। वो ज़रूरी था ये वीडियो दिखाना वरना मेरे अंदर का वो जाता नहीं। आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे। आप भारत माता की जय बोलिए। मैं आपके साथ देश में डेमोक्रेसी है, 1975 का आपातकाल नहीं है और 2.5 मोर्चे के युद्ध में ये जो आधा मोर्चा है ना, ये आपको हमको लड़ना पड़ेगा। वो फिर आ रहा है जल्द डीडी न्यूज पर। तो आपको पता मैंने तो चल आपका ही गया ट्वीट है। देखा मैंने आपका अ, ट्वीट देखा गुलामों की फिर रिलाई। अब क्या है सर कि अब गुलामों को थोड़ा-सा अच्छा शब्द बोलेंगे तो बुरा लगता है। मेरे मन को भी संतुष्टि नहीं मिलती है बीइंग अ बिहारी और कुछ लोग डिज़र्व करते हैं इस प्रकार से। अब क्या है कि आप बहुत सभ्य आदमी हैं, तो आप जवाब उस तरह का देते नहीं हैं। मैं सोचता हूँ मैं ही नीचे रेल के आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं, एक टाइम में जवानी में मतलब आपकी उम्र में हम भी थोड़े ऐसे थे, लेकिन अब थोड़ा लगता है कि एक लक्ष्मण रेखा खींच लेते हैं। कई बार तो जवाब मतलब हमें भी याद आता है, कॉलेज के दिन याद आते हैं तो मुझे लगता है 2-4 ठोक दूँ मैं भी। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा-सा नहीं अब मुझे लक्ष्मण रेखा खींच ली। नहीं, नहीं, मुझे भी प्रखर सर और आपने जो सिखाया था, तो अब मैंने लक्ष्मण रेखा बनाई है, लेकिन गुलाम तो चलता है सर, इतना इतना तो हाँ। लिबर्टी आप लोग थोड़ा-सा युवा अवस्था में मुझे दे ही दीजिए। ओके नहीं, ज़रूर। ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। अशोक सर, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि बस आ रहे हैं 10 बजे से गुलामों की रिहाई मैं आ रहा करने हूँ के और लिए। आप काँवड़ लेके जा रहे हैं, मुलाकात होगी जल्दी। नहीं, नहीं, बिल्कुल प्रसाद भी पहुँचेगा, भले अमित के थ्रू पहुँचे, अमित श्रीवास्तव के थ्रू पहुँचे, लेकिन किसी पहुँचेगा के ज़रूर। क्योंकि ज़रूर, दिल्ली में वही है ज़रूर। ना अपना जान-पहचान का काम। ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ। नहीं तो बिहार में चुनाव आ रहे हैं तो हम लोग भी जल्दी वहाँ भी मिल सकते हैं, बिहार में भी मिलेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग में तो आपका छोटा भाई आपके आशीर्वाद से इस बार पूरे बिहार में 243 सीट पर यत्र-तत्र बहुत सर्वत्र बढ़िया, रहेगा। बहुत बढ़िया तो और हम करेंगे सर। बिहार पे करेंगे, बिहार पे 2 टूक करेंगे तो आप बिहार से जी। जुड़िएगा हमारे साथ। जी, जी, हुँ, ज़रूर सर, ज़रूर बिल्कुल, सर। प्रणाम बिल्कुल। सर। ठीक, नमस्ते, थैंक यू।